जय भीम जय प्रकृति में अमृता मिलन आपका अपने चैनल 85% में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का एपिसोड क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा राव फुले से संबंधित है। भारत में जब मनुस्मृति के काला कानून से समाज संचालित हो रहा था, उस दौर में शिक्षा के पितामह क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी का जन्म 11 अप्रैल सन 1827 को महाराष्ट्र के पूना के खानबाड़ी गांव में गोविंद राव जी मरार, जो कि पटेल थे, मरार थे, उनके घर जन्म हुआ। माता का नाम चिमनाबाई और बड़े भाई का नाम राजा राम था। 1825 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारत में लागू हो चुकी थी, जिसकी वजह से 1835 में ही महाराष्ट्र में मराठी स्कूल भी प्रारंभ हो चुकी थी। मराठी स्कूल में जाने का अवसर ज्योतिबा फुले जी को मिला। वो मराठी स्कूल में वो कुछ पढ़ना लिखना सीख ही पाए थे, कुछ ही पढ़ना लिखना सीख पाए थे कि पुरोहितों का विरोध शुरू हो गया। पुरोहितों के विरोध स्वरूप गोविंद राव जी ने उनका ज्योतिबा फुले जी का स्कूल जाना बंद करा दिया, उनकी शिक्षा रुक गई। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले में पढ़ने की इतनी ललक थी, इतनी रुचि थी कि वो जमीन में अगर कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा भी देख लेते थे तो उसको उठा के पढ़े बिना अपने आप को रोक नहीं पाते थे, उसको उठा के जरूर पढ़ते थे। और ये उनके पढ़ने की ललक, उनकी रुचि, उनके दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी गफ्फार बेग मुंशी, जो कि उर्दू और फारसी के शिक्षक थे, और एक लेजिट अधिकारी मिशनरी, ये अक्सर उनको ऐसा करते देखा करते थे। दूसरा, ज्योतिबा फुले की दूसरी मां थी सगुणाबाई। सगुणाबाई जब जॉन फादर के यहाँ काम करती थी तो जॉन फादर के बच्चों को पढ़ते लिखते देखा करती थी। वो पढ़ाई लिखाई के महत्व को, उसके प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से वो समझ रही थी। तो इन तीनों के संयुक्त प्रयास से, सगुणाबाई और गफ्फार बेग मुंशी और लेजिट अधिकारी जो मिशनरी थे, उनके तीनों के संयुक्त प्रयास से गोविंद राव जी महात्मा ज्योतिबा फुले को मिशन स्कूल में, मिशनरीज स्कूल में दाखिला करने के लिए फिर राजी हो गए। तो उनका पढ़ाई फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बीच उनके 3 साल बर्बाद हो चुके थे। हम अक्सर हिंदू ग्रंथ में, ये हिंदू धर्म के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में हम अक्सर ये देखते हैं कि जो दूसरी माँ होती हैं, जो सौतेली माँ होती हैं, उनको वो किस तरह से अभिशाप और नारी सम्मान को कलंकित करने वाली के रूप में चित्रित किया है उन्होंने। लेकिन ये सही नहीं है और इस बात को सिरे से खारिज करती हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी महानायिकाएं हैं जो इस बात को सिरे से खारिज करती हैं, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम की दूसरी मां है महाप्रजापिता गौतमी। और प्रजापिता गौतमी, उनकी किस तरह से लालन पालन किए, इसको हम सब पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। और दूसरी ये उदाहरण है सगुणाबाई, जो दूसरी माँ होने के बाद में, दूसरी माँ होकर महात्मा ज्योतिबा फुले को उन्होंने स्कूल जाने के लिए गोविंद राव जी को प्रेरित किया, उनको स्कूल भेजने के लिए, और उनको दाखिला कराया मिशनरीज स्कूल में। तो ये जो है हमको देखने को मिलता है। और इन महानायिकाओं ने, ऐसे और कई महानायिकाएं हैं जिन्होंने नारी सम्मान को एक नया आयाम दिया है, एक ऊंचाई दिया है, मान सम्मान को बरकरार रखा है। 1840 में 13 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले जी की शादी 9 वर्ष की सावित्रीबाई फुले से हो जाती है। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन में जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट उनके एक मित्र की शादी से होता है। उनके एक ब्राह्मण मित्र थे, ज्योतिबा फुले जी के एक ब्राह्मण मित्र थे, सदाशिव बल्लाल गोवंडे। सदाशिव बल्लाल गोवंडे की शादी की बारात में जब वो जा रहे थे तो कुछ ब्राह्मणों ने उनको शूद्र कहकर अपमानित किया और उनको बारात से वापस भेज दिया। इस बात से ज्योतिबा फुले जी के जीवन में गहरा आघात पहुंचा, उनके मन मस्तिष्क में बहुत गहरा आघात पहुंचा। वो घर जाकर चिंतन मनन करने लगे, रात भर सो नहीं सके। और जब वो सुबह उठे तो सुबह उठकर आत्महत्या के इरादे से वो एक नदी किनारे गए हुए थे।
नदी किनारे वो बैठ के जो शूद्रों के साथ ये अधर्मी जो व्यवहार था, ये कठोर निकृष्ट जो व्यवहार था, इसके विषय में वो सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में कुछ महिलाओं की हंसी की आवाज आई। जब उस आवाज की ओर मुड़ के देखते हैं ज्योतिबा फुले, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि कुछ महिलाएं जिनकी कमर में झाड़ू बंधी हुई है और गले में मिट्टी की हांडी बंधी हुई है, और वो एक दूसरे से बात करते हुए हंसते हुए जा रही हैं। तो ज्योतिबा फुले ये सोचते हैं कि कोई इतना निकृष्ट जीवन जी करके, कोई इतना अपमानित जीवन जी करके कैसे हंस सकता है। फिर वो सोचते हैं कि उन महिलाओं के जीवन में शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से उनको अपने मान सम्मान का, अपने अपमान का भान नहीं है। क्योंकि मैं पढ़ लिख गया हूं, इसलिए मुझे मान सम्मान का भान है और मैं अपमानित महसूस कर सकता हूं। हमारे शूद्रों के जो सैकड़ों वर्षों से दरिद्रता और मानसिक गुलामी में जकड़े होने का कारण है, तो इसका कारण है अशिक्षा। अशिक्षा ही हमारे पिछड़ेपन का कारण है। और फिर वहां से वो संकल्प करते हैं कि मुझे इस मानसिक गुलामी, इस दरिद्रता, इस दास्ता की गुलामी से मुझे लोगों को आजाद कराना है और सबके जीवन में शिक्षा का जोत जलाना है। उन्होंने संकल्प लिया। चूंकि मिशनरीज, अंग्रेजी मिशनरीज स्कूल में पढ़ लिख करके शिक्षा के महत्व को फूले जी समझ गए थे और उन्हें मौलिक ग्रंथों और किताबों को पढ़ने का मौका मिला था। जब उन्हें मौलिक ग्रंथों को, किताबों को पढ़ने का मौका मिला था और ये जो घटना घटी, इससे उनके जीवन में सामाजिक सेवा और लोक कल्याण की भावना जो है वो जागृत हो गई। फिर वहां से वो लौटे और उन्होंने निश्चय किया कि सबसे पहले वो माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को घर में पढ़ाना शुरू किया और इसके साथ साथ उनके जो मित्र थे, सदाशिव बल्लाल गोवंडे, उनके घर अहमदनगर भी माता सावित्रीबाई फुले पढ़ने जाने लगी। बाद में केशव शिवराम भवलकर, इन्होंने माता सावित्रीबाई फुले जी की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और इस तरह से फिर जनवरी 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोल करके स्त्री दास्ता की जो बेड़ियां थी, जो जंजीर थी, इस पे कड़ा प्रहार उन्होंने किया। 15 मई 1848 को लड़के लड़कियों के लिए संयुक्त रूप से दूसरा पाठशाला उन्होंने खोला। और इस तरह से हम आगे देखते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा, अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने के कारण पुरोहितों ने गोविंदराव के ऊपर में दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दबाव के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ज्योतिबा फुले जी को माता सावित्रीबाई फुले के साथ अपने पिता का घर छोड़ना पड़ा। आज के एपिसोड में हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय प्रकृति। बने रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए सब बखैर।